स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर जून 2011 में पूछे गए सभी ईवीएस प्रश्नों का फुल डिटेल होगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए, ऐसे है कि जब आप चिड़ियाघर बच्चों को ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम सामान भी नहीं होना चाहिए, साथ में खाने पीने की वस्तु भी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना आंसर लगाइएगा। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियों के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़िया में जिन जानवरों को वे देखने उनकी फ़ोटो एकत्रित करने, चिड़िया घर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। ये सब वस्तु कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। इसका आंसर क्या है? 1 नंबर, अपने साथ खाने पीने की वस्तु नहीं ले जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जानवर झपट्टा मार के आपको घायल कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इसीलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए, ये 4 तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 2, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना। देखिए, ये चारों तरीके से बीज अंकुरन की अवधारणा को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि सी-टेट सबसे बेस्ट आंसर खोजता है। तो इसमें बीज बोने, बीज बोवा देंगे बच्चे से, फिर अंकुरन देखेंगे कि फर्स्ट दिन, सेकंड दिन कितना होता है, फिर दूसरे दिन कितना होता है। इस तरह वो देखते हुए फिर उसका चित्र बनाते हुए जब देखेगा, समझेगा, अवलोकन करेगा, तब इसका कॉन्सेप्ट उसको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसी भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होंगी। देखिए, मीरा समोसा यानी जंक फूड खा रही है, तो मीरा मोटापा से ग्रसित होगी। और दिव्या यदि आयरन से, देखिए ये जो चीज़ है लौह तत्व जिसमें आयरन मिलता है, उसको एनीमिया रोग होगा। यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में क्या होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन 2, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन 3, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। 4, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। देखिए, ये सभी चीज़ों से हम बच्चों में ईंधन के बारे में परिचित करवा सकते हैं। लेकिन इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा जब हम करेंगे तो बच्चे ईंधन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2021 जनवरी का एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन 3, ड्राइंग और पेंटिंग्स में विलक्षण कुशलता।
4 ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना। देखिए इसका सटीक आंसर क्या होगा, जब कोई बच्चे मानचित्र को पढ़ सके, ये कौशल जब वो विकसित करेगा तो वो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता उसके अंदर विकसित होगी। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यानी एक शिक्षक यदि पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में बच्चों के उसके व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देते हैं तो क्या लाभ पहुंचा सकता है। ऑप्शन 1, विषय को बच्चों के अनुभव, संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन 2, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। नहीं, ऊर्जा देने वाली बात तो होगी नहीं, आप अपना आंसर लिखिएगा, हम बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन 3, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। देखिए इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। कह रहा है कि जब हम बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को ज़्यादा महत्व देंगे तो इस विषय से क्या होगा, उसको लाभ। विषय को बच्चों के अनुभव, संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। इस तरह आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि देखिए आप लोग को एक और बात बता दें कि हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि क्यों आमाशय में तेजी से होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन 2, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन 3, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और आमाशय का क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ता है तो वहाँ से एंजाइम ज़्यादा निकलने लगता है और उसी एंजाइम के निकलने से, यानी आमाशय के अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो वहाँ मंथन होने लगता है। मंथन होने के साथ साथ उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया भी तेज हो जाएगी। इस तरह सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए इसमें प्रश्न में उद्देश्य नहीं है पूछा हुआ है, तो आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है 3 वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको गौर से देखिएगा ताकि आप उद्देश्य जो है प्रमुख उद्देश्य, उन प्रमुख उद्देश्यों में से 3 उद्देश्य आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए पर्यावरण अध्ययन का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि बच्चे परिभाषा शब्द याद करें, शब्दावली रटे, ऐसा चीज़ का हम बोझ नहीं डाल सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेकिन 2, 3, 4 क्या कहता है उसको हमेशा याद रखिएगा। 2 भी देख लेते हैं। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, यानी जीवन और पर्यावरण से जो जुड़े हुए चीज़ रहते हैं उनके मूल्य को आत्मसात करना यानी ग्रहण करना तो होगा ही। इसके अलावा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों में प्रकृति और समाज के वातावरण, समाज में जो वातावरण है उसके प्रति उत्सुकता जगाना, ये उसका उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन के। चौथा में है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, यानी बच्चे खोजी प्रवृत्ति के हो, उत्सुक हो पर्यावरण के बारे में जानने के लिए, तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होता है, यानी मन चलाने वाला कौशल उसमें विकास हो। इस तरह आपका आंसर, इसमें गलत आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसको इग्रेड भी कहते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है। बगुला ऑप्शन नंबर 1, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। 2, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन 3, भैंस की पीठ पर गाना गाना पसंद करता है। देखिए ये तो मतलब बड़ा मजाकिया ऑप्शन दे दिया है।
चौथा, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ये भी मजाकिया ऑप्शन लग रहा है। देखिए, भैंस के पीठ में बैठने का कारण क्या होता है भैंस के पीठ पर, कि भैंस के शरीर में जो कीट होता है जिसको जू कहते हैं हम लोग, उस जू को खाता है। देखिए, इससे क्या होता है, यहाँ से जुड़ा हुआ एक और टाइप का प्रश्न पूछता है कि क्यों बैठता है, क्योंकि वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ रहना और एक दूसरे से दोनों लाभान्वित होना। इस तरह आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, भैंस की पीठ पर बैठकर कीट खाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। देखिए, बच्चों को रेलवे टिकट क्यों दिखाया जाता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन 3, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना। ऑप्शन 4, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। आप अपना आंसर लिखिएगा। 4 नंबर में तो है क्या, जो छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं टिकट में उसका ज्ञान, छोटे छोटे अक्षर लिखे उस लिखे हुए का ज्ञान नहीं देना। टिकट से जानकारी प्राप्त करेगा बच्चा कि कोई भी स्टेशन से 2 स्टेशन के बीच में दूरी क्या है, जाने में कितना समय, खुलेगी कब, पहुंचेगी कब, ये सब कुछ जानकारियां हैं। यहाँ से अक्सर सीटेट में एक प्रश्न रहता है। तो जब हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाएंगे तो बच्चे में क्या होगा, जो वास्तविक जानकारी है जो जिससे टिकट से मिलती है उसके बारे में वो अंतःक्रिया करते हुए अवलोकन करने की कुशलता का उसके अंदर विकास होगा। इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। देखिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 68 भी था कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य था, नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा एक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन 2, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन 3, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। एकदम गलत, 68 नंबर में भी ये गलत था। 4 नंबर है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। देखिए, ये 4 नंबर भी गलत है। तो इसका आंसर आप 1, 2 में से बनाइएगा। देखते हैं कि 1, 2 में भी आप लोग छांट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को, यानी बच्चे के पास जो अनुभव है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य जिसको असाइनमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन 2, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन 4, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। देखिए, दत्त कार्य क्या होता है, जो असाइनमेंट देता है, बच्चे आते हैं कुछ, जैसे कि पर्यावरण के अंतर्गत दे सकते हैं कि 5 पौधे के पत्तों को चिपकाएं और उस पौधे का नाम और उससे संबंधित 2-4 लाइन लिखें। तो इसी को कहते हैं हम लोग दत्त कार्य या असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट बच्चे जब बनाते हैं तो क्या करते हैं कि कई सोर्सेस से वो अपना सूचना खोजते हैं, विचारों का निर्माण करते हैं, उसको वो उच्चारित भी करते हैं, यानी पढ़ते भी हैं। ये सब अवसर मिलता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन 2, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। कि ये अनुशासन नियंत्रण करना ये बच्चों के साथ नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। सीडीपी का ये नकारात्मक चीज़ है। ऑप्शन 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को
पैना करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। बस जब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो ऊंचे क्लास में क्या हो रहा है उसका अनुकरण बच्चे करें, इसलिए हम सरल और प्रयोग निर्देशन कक्षा में नहीं कर सकते। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए होता है। यानी बच्चे अपने से कुछ सीखे, गौर कर सके, देख सके, समझ पाए, इन कौशलों का विकास करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है तेज खांसी का? ऑप्शन 1, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। देखिए एलर्जी किसी से भी हो सकती है, ये ज़्यादा सटीक नहीं लग रहा है। ऑप्शन 2, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। अब यहाँ पर दुर्गा रहती है लेकिन वृद्धावस्था में है, ये तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है, तो बाहर प्रदूषण से मतलब नहीं है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन नली में जमा नहीं होता है, वो क्या होता है ब्लड में मिल जाता है, हीमोग्लोबिन को इफेक्ट कर देता है। ऑप्शन 4, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। यानी काला धुआं, यदि कोयला और लकड़ी या फिर गोबर के उपले जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है और वो जाके धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो जाता है। इस तरह आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा स्वाभाविक होता है कि ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेने लगता है और दोपहर के भोजन या लंच के बाद जो है ना स्टूडेंट में पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट में बदलाव हो जाता है। तो एक शिक्षक होने के नाते क्वेश्चन कर रहा है कि आप क्या करेंगे जो बच्चे रुचि ले। ऑप्शन 1, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन 2, बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 4, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। देखिए बच्चों को सबसे पहले तो हम खेल के मैदान में भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ाई में रुचि करना है तो क्या करेंगे, हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे सुनते हुए और देखते हुए पढ़ाई के प्रति रुचि कर सके। तो इस तरह आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन 1, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। नंबर 2, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। नंबर 3, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। नंबर 4, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो इस तरह इसका सटीक आंसर ऑप्शन 4 है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। ढेरी को गौर से देखिएगा। एक ढेरी में क्या है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब देखिए ये दोनों कॉलम जो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। किस आधार पर अलग किया है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एक, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। देखिए ये बोतल वगैरह तो घरेलू कचरा भी है, 2 भाग में नहीं बटा है। दूसरा दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। केले का छिलका, सब्जी के छिलके, ये सब भी सड़ने पर दुर्गंध हो सकता है। टूथपेस्ट में ये जैम की बोतल है या ट्यूब है, खिलौने हैं, इसके आधार पर भी नहीं है।
तीसरी अपघटित होने वाली और दूसरा अपघटित नहीं होने वाली। देखिए, अपघटित उसको कहते हैं जो प्रकृति में जाने पर यानी मिट्टी में जाने पर वो सड़ गल के अपघटित हो जाए, मिट्टी में बदल जाए, तो उसको कहते हैं अपघटित। और दूसरा कॉलम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें हैं, चाहे बोतल हो, प्लास्टिक हो, टूथपेस्ट ट्यूब हो, ये सभी कभी भी अपघटित नहीं होंगे। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। आपका अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? देखिए, चिपको आंदोलन क्या था? ये चिपको आंदोलन उस समय जब जंगल नष्ट हो रहा था, लोग पेड़ काट रहे थे, तो जो पर्यावरण को बचाने वाले लोग चिंतित हो रहे थे, वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे। इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और हम लोग जानते हैं कि ये अभी वर्तमान में उत्तराखंड के रैनी नामक गांव यानी गोपेश्वर शहर के पास रैनी नामक गांव है, वहाँ से शुरू हुआ था। तो कौन थे, इसका आंसर आपको पहले लिखना है, फिर हम इसमें बताएंगे कि आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 AK बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा, नंबर 3 अमृता देवी बिश्नोई, नंबर 4 मेधा पाटकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन नंबर 1 हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ऑप्शन 2 हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं, नंबर 4 पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो आप अपना आंसर लिखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हीनताजन्य क्या होता है? जो अभावजन्य जिसको भी कहते हैं, अभावग्रस्त, जैसे कि विटामिन ए नहीं खाते हैं तो रतौंधी रोग हो जाती है, रोग हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं अभावजन्य या हीनताजन्य रोग। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें पहला फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऑप्शन 2 कीड़ों को दूर रखने के लिए, 3 चिकना और साफ बनाने के लिए, नंबर 4 खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। चलिए, इसका आंसर आप लिखिएगा। जो वीडियो देखे होंगे वो स्पष्ट रूप से इसका आंसर जानते होंगे कि क्यों लिपा जाता है। देखिए, ग्रामीण में दो कारण हैं इसमें। ये जो 4 ऑप्शन है, चारों में से 2 कारण है, एक कीड़ों को दूर रखने के लिए और दूसरा चिकना और साफ बनाने के लिए। तो लेकिन दोनों रहे ऑप्शन में, तो हमेशा C-TET इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कीड़ों को दूर रखने के लिए बनाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 कीड़ों को दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। देखिए, एक किसान दानों से भूसा अलग करने की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेसिंग। जब हम 2 चीज़ों यानी किसान जब किसी चीज़ को अलग करता है एक चीज़ से अनाज को, तो उसको कहा जाता है थ्रेसिंग। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले क्या कहलाता है। पहला फसल की कटाई नहीं, हस्तचयन यानी हाथ से चुन चुन कर निकालना हस्तचयन कहलाता है। थ्रेसिंग मतलब ही होता है भूसा या कोई चीज़ है एक दूसरे को अलग करना। और चौथा है ऑप्शन निष्पावन। तो इसका आंसर हो गया थ्रेसिंग यानी ऑप्शन नंबर 3 थ्रेसिंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, जब भी पहेलियाँ पूछी जाती है तो जैसे आपको कोई पहेलियाँ पूछे तो आपका दिमाग हमेशा जो है ना थोड़ा सा भ्रमित होता है। चलिए, एक पहेली हम भी छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्या कहता है, क्या कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा? तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस प्रकार का आनंद उठाने देना। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। देखिए, जब भी O और A वाले पति पत्नी होते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आप अपना आंसर खुद बनाइएगा। तो ऑप्शन 1 में 25%, 75%, 50% और 100%।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50%। अगला प्रश्न है, टूटता तारा जिसको उल्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन 2, एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन 3, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन 4, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो आप अपना आंसर पहले लिख लीजिए, तब हम इसको डिटेल से बताएंगे टूटता हुआ तारा क्या है। तो आइए देखते हैं। उल्कापिंड क्या होता है कि अंतरिक्ष में कई ऐसे उल्कापिंड जो आवारा वस्तुओं के तरह इधर उधर घूमने लगता है, और जब ये आपस में टकराता है तो पृथ्वी की दिशा की ओर वो आगे बढ़ने लगता है, और जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ये आता है तो पृथ्वी अपनी ओर इसको आकर्षित करने लगता है। जैसे आकर्षित करता है तो ये क्या होता है कि हवा के घर्षण से चलते 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 इसमें आग लग जाती है, और आग जैसे लगती है तो वो जल उठता है, और जलने के बाद हम लोग उसको कहते हैं टूटता हुआ तारा। बल्कि वो टूटता हुआ तारा नहीं है, बल्कि क्या है, उल्का पिंड है। हम लोग कई मौक़ों पर देखते हैं, क्या जब टूटता हुआ तारा कोई देखते हैं तो मन्नत मांगता है, विशेष करके जुगल जोड़ा लोग, जो प्रेमी लोग होते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए शुभकामना मांगते हैं। तो वैसा कुछ नहीं होता, जो खुद जल रहा होता है, जो खुद जल रहा होता है, सोचें कि वो आपकी मन्नत को कैसे पूरा कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक, यानी क्वथनांक हम उसको कहते हैं जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है उसको क्वथनांक कहते हैं, और वाष्पीकरण जिस पर वो भाप बनना शुरू हो जाता है। तो क्वथनांक और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथनांक से ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वथन से द्रव का आयतन कम होता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। कथन नंबर 3, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। ऑप्शन नंबर 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, यानी पानी से भाप बनना। अभी जैसे ठंडा का मौसम है, आप अपना मुंह जब खोलिएगा तो भाप निकलता हुआ दिखेगा भी, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। और हम लोग जानते हैं कि क्वथनांक कितना होता है, पानी का, द्रव का यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन 2, छोटी बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकड़े के लिए प्रत्येक सतत गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। देखिए जब एनसीएफ 2005 मूल्यांकन क्या कहता है, एनसीएफ 2005 के द्वारा मूल्यांकन जो कहता है उसमें ये 3 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक कहता है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। देखिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन 2, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन 3, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन 4, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए थोड़ा लॉजिक लगा के अपना आंसर लिखिएगा। इसका एक ट्रिक है कि जल में कोई भी चीज़ तभी डूबेगा जब पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा, और जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो कभी भी नहीं डूबेगा। तो ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यानी जब साधारण पानी रहता है तो उसका घनत्व कम रहता है, और जैसे ही उसमें नमक घोल देते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है, और फिर दोनों में बारी बारी से नींबू डालते हैं तो नमकीन पानी में तैरता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, यानी कोई भी वस्तु जो है सिर्फ चावल को ही देखकर ना चले, कोई भी वस्तु जो है लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रह सकता है। क्यों रह सकता है? ऑप्शन 1, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, सवाल नहीं होता है नमी तत्व से। ऑप्शन नंबर 2, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ये भी नहीं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 4, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जैसे कम तापमान रहेगा तो वहाँ पर एक्टिव नहीं होता है रोगाणु, इस वजह से वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस तरह आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? देखिए, मलेरिया की पहचान जो होता है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में मलेरिया परजीवी, और हम लोग जानते हैं कि मलेरिया परजीवी के रूप में प्लाज्मोडियम होता है, और यदि आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम की उपस्थिति होती है तो आप मलेरिया से ग्रसित होते हैं। यानी ये जो मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ये भी याद रखें। तो इस तरह आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति। अंतिम प्रश्न देखने से पहले एक बात कहें आप लोग को कि जो भी आने वाले सीटेट की तैयारी में भिड़े हुए हैं, आने वाले सीटेट में बैठ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहां पर ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, फिर सीडीपी के बहुत सारे वीडियो को देखकर आप अपना एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन 1, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। ऑप्शन 2, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन 3, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। देखिए, आपको लगता होगा कि इसका आंसर सीधे सीधे 3 होगा, लेकिन ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन आपको पहले भी पता है कि सीटेट हमेशा बेस्ड आंसर खोजता है। तो देखिए, पाठ के आनंद, जैसे कविता कहानी रहेगा, इंटरेस्ट तो होगा, इंटरेस्ट होगा तब क्या होगा कि यहाँ पर कह रहा है कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, अवधारणाओं को स्पष्ट हम किस तरह से कर सकते हैं? स्थानीय एवं यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है।